गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके अंतर्गत यूनिट 4 जिसमें ब्रिटिश रूल एंड रेसिस्टेंस है, उसके यूनिट 4 के ए हो मूवमेंट 1891 to 21। हो मूवमेंट अर्थात हो विद्रोह 1819 से 1821। तो हो विद्रोह के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि यह मूल रूप से सिंहभूम क्षेत्र में कोल अथवा हो जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया विद्रोह था, जो 1820-21 में हुआ। इसका प्रमुख कारण जो था वह नागवंशीय शासक राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों के साथ सहयोग था। इसी कारण यह विद्रोह संपादित किया गया था। 1820-21 में मेजर रफसेज एवं 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन इस विद्रोह ने अपनी क्षमताओं और अपने साहस के दम पर आदिवासियों की एकजुटता का प्रमाण दिया। तो चलिए, मैंने आपको इसके बारे में कुछ बातें कर दी, अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी से इस अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। कोल्हान क्षेत्र में कंपनी सरकार को हो जाति के लड़ाका कोलों के तीव्र प्रतिरोध का लंबे समय से सामना करना पड़ रहा था। लड़ाका कोल सिंहभूम के राजाओं, छोटा नागपुर खास के नागवंशी महाराजों और अंग्रेजों के समान रूप से विरोध कर रहे थे। कंपनी सरकार के पोरहाट, सरायकेला तथा खरसावां के मार्फत सिंहभूम की जनजातियों को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया। इस क्षेत्र में कंपनी सरकार के प्रति विरोध 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद और भी उग्र हो गया। इसी युद्ध के बाद कंपनी ने सिंहभूम पर अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप इसी वर्ष यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजी विरोधी भावनाओं को उग्र किया और एक सशक्त विद्रोह के रूप में अपना आंदोलन चलाया, जो हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दरअसल फरवरी 1820 ईस्वी में पोरहट राजा एवं कंपनी सरकार के बीच संधि हुई। इस संधि से स्पष्ट रूप से हो लोगों के खिलाफ थी। दरअसल 50 वर्षों से हो लोगों ने पोरहट राजा को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया था। सिंहभूम के अन्य राजाओं के प्रति भी इनका यही रुख था। कंपनी सरकार भी इस उपद्रवी जाति को दबाने के पक्ष में थी। उसने पोरहट राजा तथा सिंहभूम के अन्य जमींदारों की सहायता से हो जाति को दबाना शुरू किया। दूसरी ओर हो लोगों ने गांव को जलाना तथा वहां के निवासियों को मारना शुरू किया। मयूरभंज, क्योंझर तथा बसिया के गांव उनके द्वारा विशेष रूप से आक्रांत थे। अकेले क्योंझर क्षेत्र में 100 गांव हो लोगों ने जला डाले थे। सिंहभूम से पार होने वाले गैर आदिवासी भी काफी संख्या में मारे गए। यहां तक कि बंगाल को मद्रास से जोड़ने वाले जैक्सन रोड पर काम करने वाले मजदूर को
मेजर रफसेज के शिविर के निकट ही मार डाला गया। अब रफसेज एक बटालियन के साथ हो जाति को दबाने के लिए कोल्हान क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। उसने आदिवासियों में फूट डालने का प्रयास किया और दो प्रभावशाली मुंडाओं को अपनी ओर मिला लिया। उसके चाईबासा पहुंचते ही लड़ाका कोलो ने उसके शिविर अनुगामियों पर हमला कर एक आदमी को मार डाला तथा एक को घायल कर दिया। रफसेज ने अनुभव किया कि विरोधियों ने उसे चाईबासा तक जानबूझकर बढ़ने दिया था। उनका असली उद्देश्य घेर कर उन्हें नष्ट करना था। रफसेज को इससे भारी क्षति पहुंची। वो लोग जंगल पहाड़ों की ओर लौट रहे थे। उनका पीछा करने के लिए लेफ्टिनेंट मिलाई को भेजा गया। आदिवासियों ने कई स्थानों पर उसका डटकर सामना किया, लेकिन प्रायः 50 हो मारे गए और अन्य 250 ने जंगल भागकर शरण ली। कुछ दिनों के बाद 60 और हो एक ही गांव में मारे गए। एक अन्य गांव को कंपनी सरकार के सैनिकों ने आग लगा दी, जिससे अनेक कोल मारे गए। फलस्वरूप 24 गांवों के मुंडाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। गुमला पीर के ही इन नेताओं के आत्मसमर्पण से दूसरे हो हतोत्साहित हुए और रफसेज आसानी से 1 अप्रैल को बतीशा धीर में जगन्नाथपुर पहुंच गया। जिन लोगों ने हथियार डाल दिए उन्हें कंपनी सरकार द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। रफसेज की कोशिश से गुमला पीर में तो शांति स्थापित हो गई, किंतु 6 अप्रैल 1820 में गम्हरिया पीर में गड़बड़ियां शुरू हो गई। वहां के हो लोगों ने रफसेज के 2 सैनिकों को मार डाला और उसके कई शिविर अनुयायियों को घायल कर दिया। रफसेज बुरी तरह से घिर गया, किंतु बाबू अजंबर सिंह की सहायता से वह सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ। उसके हटते ही बरंडा पीर के कोल सक्रिय हो उठे, किंतु प्रायः 100 सैनिकों के आ जाने से स्थिति सरकार के पक्ष में हो गई। जल्द ही जगन्नाथपुर, जयंतगढ़ तथा बरकेला में शांति स्थापित हो गई। उपयुक्त शांति जैसे कि शीघ्र ही स्पष्ट हो गया सतही थी। रफसेज की यह धारणा कि हो शांति हो गई है, शांत हो गए हैं, भ्रामक निकली। बरंडा पीर में पुनः कोल सक्रिय हो उठे और उन्होंने कई गांवों को जला दिया। गुमला पीर के हो उनका साथ दे रहे थे। घासी सिंह उनका नेतृत्व कर रहा था। कोल इसलिए खिन्न थे कि कंपनी सरकार के सैनिकों ने कुंडू पातर की कन्या के साथ अशिष्ट व्यवहार किया था। इससे संपूर्ण हो जाती और विशेषता गुमला पीर के हो काफी नाराज थे। उन्होंने प्रत्येक अंग्रेज को सिंहभूम से निकाल बाहर करने का निश्चय कर लिया। इसमें उन्होंने पोखरिया में तैनात कंपनी के सूबेदार पर जनवरी 1821 को हमला किया। सूबेदार की संपूर्ण टुकड़ी पूरी तरह नष्ट कर दी। सूबेदार अपने 15 अनुयायियों सहित मारे गए। पोरहट राजा के 2 मुख्तार और 20 घोड़े भी
मारे गए। सूबेदार की टुकड़ी का सारा साज सामान हो लोगों के हाथों में लग गया। केवल 4 घायल घुड़सवार इस घटना की खबर कुंवर विक्रम सिंह को देने सरायकेला पहुंचे। वो लोगों के कोल्हान पहुंचने के सभी मार्ग और घाट बंद कर दिए। 6 फरवरी 1821 ईस्वी को हो लोगों ने चैनपुर पर हमला किया। अंततः एक हवलदार, 10 सिपाही और 3 घोड़ों की हत्या कर उन्होंने चैनपुर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। रतन सिंह जमादार तथा उसके अनुयायी संपूर्ण नकदी, हथियार तथा गोला बारूद छोड़कर सरायकेला भाग गए। अब संपूर्ण कुल्हान लड़ाकू कोल्हों की दया पर आश्रित था। उन्होंने चकद्दरपुर तथा चैनपुर को उजाड़ डाला। सभी रैयत भागकर जंगल पहाड़ों में छिप गए। लड़ाका कोलों ने पोरहाट पर भी हमला किया और वहां का राजा भी भागकर आनंदपुर पहुंचा। विद्रोह व्यापक रूप से फैलने लगा। कोल लोगों ने सभी डाक चौकियों को, विशेषकर जैक्सन रोड पर स्थित जो थे, उन सभी को नष्ट कर दिया। वे तमाड़ तथा पाटकोम परगनों को भी लूटने की तैयारी कर रहे थे। मेजर रफसेस ने सिपाहियों को की 2 कंपनियां पोरहट राजा की सहायता के निमित्त भेजी। मिदनापुर तथा रामगढ़ से भी सहायता मांगी गई। मेजर रफसेस स्वयं गुला परगना में डटा हुआ था। पैदल सेना की 2 कंपनियां कटक से भी भेजी गईं। इस संपूर्ण सेना के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड को लड़ाका कोलों के विरुद्ध आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। एक सैनिक टुकड़ी बाकुड़ा से भी मंगवाई गई। इस प्रकार सेना की मदद से संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। व्यूह रचनोपयोगी दृष्टि से हो लोगों की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। उनके पास हथियार भी पर्याप्त थे, किंतु कंपनी के सैनिक अधिक दक्ष एवं प्रशिक्षित थे। उनके हथियार अधिक अच्छे और अनुभवी सेना नायकों द्वारा तैयार की गई उनकी युद्ध की योजनाओं भी काफी अच्छी थी। रामगढ़ से आए सैनिकों ने कैप्टन फोरिसियर के नेतृत्व में गुमला पीर पर उत्तर और पश्चिम की ओर से हमला कर दिया। कप्तान रेबन के नेतृत्व में बाकुड़ा से आई सैनिक टुकड़ी ने पूर्व की ओर आक्रमण कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड मिदनापुर से आगे बढ़ा। कटक से कप्तान मैकलॉड तथा संबलपुर से मेजर रफसेस आगे बढ़े। इन सुनियोजित आक्रमणों के फलस्वरूप हो आक्रांत हो गए। गुमला पीर के हो लोगों को कठोर दंड दिया गया और सेना ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक इन हो का दमन कर दिया। इस प्रकार 1820-21 का हो विद्रोह 1821 के अंत तक पूरी तरह से दबा दिया गया। हो लोगों को कंपनी सरकार के साथ एक समझौता करना पड़ा। इस समझौते के दूरगामी परिणाम हुए, किंतु इस समझौते को भी सही रूप से कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया। वो लोग असंतुष्ट बने रहे और इन लोगों ने इस असंतुष्टि का प्रत्युत्तर आगे चलकर
1831-32 के कोल विद्रोह में दिया। इस प्रकार से हम हमारा जो यह विषय है हो विद्रोह 1820-21 यहाँ समाप्त होता है। हमने इस विद्रोह के माध्यम से देखा कि सिंहभूम क्षेत्र के कोल्हान के अंतर्गत जो क्षेत्र था वह मूल रूप से लड़ाका कोल या हो जाति का क्षेत्र माना जाता था। इस क्षेत्र के लोग जो थे वे वहाँ की स्वतंत्रता और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से तंग आकर उन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेजों और वहाँ के स्थानीय जमींदारों और शासकों के खिलाफ वे निरंतर अपनी वीरता का परिचय देते रहे और उन्होंने काफी वीरता से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। इस पर अंग्रेजी शासन ने कई जगहों से सेना की टुकड़ियों को मंगवाया और उन सेना की टुकड़ियों ने सम्मिलित रूप से धावा बोलकर इन लड़ाका कोलों को परास्त किया। कोलों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए काफी हद तक इस विद्रोह का सामना किया, लेकिन चूंकि उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था और वे छापामार युद्ध प्रणाली में विश्वास करते थे, लेकिन अंग्रेजों की प्रशिक्षित एवं हथियारों से सुसज्जित फौज के सामने वे धराशायी हो गए और 1821 ईस्वी के अंत तक यह विद्रोह पूर्णतः दबा दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हो विद्रोह 1821 के अंत तक समाप्त हो गया, लेकिन इसने यह जता दिया कि यह दबाया जाना, इसको लंबे समय तक दबाए रखना संभव नहीं था और इसने भावी कोल विद्रोह की पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया, जो आगे चलकर हम 1831-32 के कोल विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। तो हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय पसंद आया हो और हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।